टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक बात करेंगे कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी न किसी सूरत में। हम लिविंग थिंग हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत कैसे होती है? हम रोज़ाना खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा खाते हैं, रोशनी लेते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स भी हैं, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। नॉन लिविंग थिंग को भी होती है क्योंकि उनकी भी एक टाइम लिमिट होती है। इसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी होते हैं जिनको चार्जिंग के लिए, जिनको चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे फैंस होते हैं, हमारे फैंस भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको फास्ट करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी और दे सकें तो हम उसमें कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो अब कैपेसिटर का काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना। तो बेसिकली अब तक हमने कैपेसिटेंस सिर्फ कैलकुलेट की, अब लेकिन हम ये कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे की जाती है। जैसे हमें काम करने के लिए खाना ज़रूरी है, लेकिन एक बात है कि देखिए अब आपके पास दो किस्म के लोग होते हैं, एक दुबला होता है, एक मोटा होता है। मोटा बंदा एनर्जी तो ज्यादा ले लेगा पर उस तरह से काम नहीं कर सकेगा, कम काम करेगा, उसके स्टेमिना इतना नहीं होगा। लेकिन जो पतला आदमी होगा ना, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वो एनर्जेटिक होगा, खाएगा कम, सोएगा कम, लेकिन हर काम करेगा। क्योंकि जब आपका वजन ज्यादा हो जाता है आप कोई काम सही से परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हम कैपेसिटर्स को रिचार्ज करें, कितनी अंदर उसकी एनर्जी स्टोर होगी उतनी अंदर उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वर्क करने की, ठीक है, चार्जेस को स्टोर करने की। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक टाइम है, सपोज दैट टाइम टी। हम सपोज कर लिया कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? टाइम टी। और उस वक्त जो है a charge q dash has already been transferred from one plate to other plate। अब हमने यहाँ पर प्लेट्स की बात की है, इसका मतलब है कि अब तक हमने जो भी टाइप्स पढ़ी, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उन तीनों में से सबसे कॉमन टाइप कैपेसिटर की कौन सी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी कैसे स्टोर की जाती है कैपेसिटर में, तो यहाँ भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि इस वक्त आपका टाइम है क्यू टी, तो हमारे पास एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो क्यू डैश होगा, ठीक है। फिर उसने कहा कि उनके बिटवीन द प्लेट्स जो चार्ज की जो वोल्टेज मौजूद है वो इस वक्त वी डैश मौजूद है। एट दैट मोमेंट हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है कैपेसिटेंस। क्या होती है कैपेसिटेंस? क्या है? किसी भी कैपेसिटर की को स्टोर चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी है। अब इक्वेशन वन हमें क्या कहती है? इसके दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू द चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, यानी C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। C क्या है? उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से कैपेसिटेंस C। Q क्या है? चार्ज है टोटल, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। अब हमारे पास उसी क्वेश्चन को अगर हम सेट करें वोल्टेज के लिए तो V इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? Q अपॉन C। अब यहाँ पर हम अपने पोटेंशियल डिफरेंस V डैश के लिए इस इक्वेशन को यूज करें। अब जो कि हमारे पास V पोटेंशियल चेंज हो चुका है V डैश में, तो हम वो लिखेंगे, और चार्ज क्या है? Q डैश, तो वो आएगा। कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुई, वो वही है। इफ एन इंक्रीमेंट dq डैश चार्ज इज नाउ ट्रांसफर्ड। अब उसी टाइम पे क्या होता है? कुछ इंक्रीमेंट होता है, यानी चार्ज में थोड़ी सा इंक्रीजमेंट आती है, यानी चार्ज इंक्रीज होता है। कितना? डी क्यू डैश, और वो ट्रांसफर होता है। तो जब वो ट्रांसफर होता है, इंक्रीमेंट वहाँ थोड़ा सा ट्रांसफर होता है, तो उसी वक्त हमारे पास एक और जगह पे चेंज आता है, स्मॉल चेंज डी यू इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अब हमें कैलकुलेशन क्या करनी है? एनर्जी स्टोर करें। चार्ज ट्रांसफर हुआ पहले क्यू डैश, उस पोटेंशियल क्या था? वी डैश। अब क्या हुआ? थोड़ा सा और ट्रांसफर हो गया, यानी डी क्यू डैश। तो उसी वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो कि पहले कुछ और थी, अब उस पोटेंशियल एनर्जी में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया। जाहिर है जब चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होंगे तो एनर्जी में भी क्या जाता रहेगा? इंक्रीमेंट आता रहेगा। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी डी यू चेंज आया उसमें, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमारे पास ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो हमने बात की है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ताल्लुक किससे बनता है? असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक जाके बनता है किससे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या मैं ये कहूँ
या मैं यही कहूँ कि electric potential is equals to the change in electric potential energy per unit charge. ओके यानी ये क्वेश्चन हमें यही बता रही है, change in electric potential is equals to the change in electric potential energy per unit test charge. अब हमारे पास टेस्ट इस वक्त चार्ज जो है क्या है, Q डैश है, तो हम इसको ही यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर हम सेट करें तो ये इक्वेशन Q नॉट यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी से, राइट साइड पे जाके हमारे पास क्या होगा, V से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ चेंज कर दिया। अब इसी इक्वेशन को हमने सेट किया है, ये जो डेल्टा होता है ये इसका मतलब ही स्मॉल चेंज होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो डी सिंबल है इसका काम भी यही है, स्मॉल चेंज। यानी अब हमने इक्वेशन को सेट करके क्या कर दिया, डी यू, ये क्या है, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या है, वी डैश है, इंटू डी क्यू डैश, स्मॉल चेंज इन चार्ज क्यू डैश। फिर क्या किया हमने, अब वी डैश को हमने रिप्लेस करवाना है इस इक्वेशन से, इस सी डैश को हमने रिप्लेस करवाना है, किससे रिप्लेस करवाया इसको हमने, इस सी से। ठीक है, और वो क्या बन गई, Q अपॉन सी। देखिए तो अब इक्वेशन जाके हमारे पास बनती क्या है, Q डैश अपॉन डी क्यू डैश, Q dash upon C into dq dash. If this process is continued, अगर आपके पास ये प्रोसेस कंटिन्यू है, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जो चेंज आ रहा है चार्ज में, यानी चेंज कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहे, तो उसकी वजह से क्या आएगा, हमारे पास चेंज किस में आएगा, हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। और जब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास किस में चेंज आने लगेगा, हमारे पास पोटेंशियल में भी चेंज आएगा। कंटिन्यू अंटिल अ टोटल चार्ज क्यू हैज बीन ट्रांसफर्ड। इससे क्या बात कही कि इसने कहा कि ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे पास प्लेट्स के दरमियान टोटली पूरे चार्ज, टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, ट्रांसफर नहीं होता, और वो टोटल चार्ज क्या है, Q है। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी यू। अब इंटीग्रल हमने लिया, डी यू हमारे पास क्या है, ये आया Q डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू डैश। अच्छा, Q डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू डैश। अब हमारे पास क्या है, सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ। जीरो कब, जब हमारे पास कोई चार्ज नहीं इंस्टॉल। अब हमारे पास जब टोटल चार्ज ट्रांसफर हो गए तो तब हमारे पास कितना चार्ज टोटल हो गया, Q। इसका मतलब है हमारे पास चेंज किस में आ रहा है, हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके लिहाज से, चार्ज के लिहाज से। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें हमें चेंज तभी मिल रहा है जब हमारे पास किस में चेंज मिल रहा है, हमारे पास चार्ज में चेंज आ रहा है। चार्ज में ऐसा ऐसा इंक्रीमेंट हो रहा है, जब तक वो चार्ज पूरा Q ट्रांसफर नहीं हो जाता तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यू हो जाती है। जब चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ था उस वक्त हमारा चार्ज क्या था, जीरो था, तो हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, जीरो है, और अपर लिमिट जब पूरी तरह ट्रांसफर हो गया तो टोटल चार्ज के लिहाज से हमारे पास लिमिट क्या आ गई, Q। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी चीज को अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास इन जब कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे, तो आप देखिए डिफरेंशियल किसका लिया हुआ है हमने, Q का लिया हुआ है। तो इसका मतलब है हमें जो इंटीग्रल लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, यानी Q पे लें। इस क्वेश्चन नंबर 14 को, सॉरी, इस क्वेश्चन नंबर 14 को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 14 को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब है क्या इसमें, हमारे पास C क्या है, C हमारे पास कांस्टेंट है कैपेसिटी, तो हम इसको इंटीग्रल से पहले लिखेंगे। ये देखिए हमने इंटीग्रल से पहले लिख दिया, और फिर हम ये इस इक्वेशन में हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे Q डैश पे। अब आप ये देखिए, यही हर हम एक चीज और लिखते हैं,
1 on C। अब आया इंटीरियर, ओ सॉरी, यहाँ नहीं आएगा इंटीरियर, आपके पास कहाँ आएगा, यहाँ है यहाँ वाली इक्वेशन। देखिएगा लिमिट क्या क्या है, अच्छा क्या है आपके पास, क्यू, क्यू और क्यू के बाद क्या है, प्राइम है, तो क्यू डैश डिफरेंशिएट किस, डिफरेंशिएट आप किस लिहाज से कर रहे हैं, डी क्यू के लिहाज से कर रहे हैं, डी क्यू डैश के लिहाज से, तो क्यू डैश, ठीक। और लिमिट क्या है, जो काम स्टार्ट हुआ, काम स्टार्ट हुआ जब चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, प्लेट डिस्चार्ज है, तो इस वक्त ट्रांसफर नहीं, इसका मतलब क्यू है। जब टोटली चार्ज ट्रांसफर हो गया तो अपर लिमिट क्या बन गई, क्यू बन गई, ठीक। अब हम हमारे पास जब हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू पे अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगी। अब ये क्यू डैश है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वक्त इसकी पावर क्या है, इस वक्त इसकी पावर, इस वक्त इसकी पावर क्या है, 1 है। तो हम इसमें अब इंटीग्रल अप्लाई होता है तो एक पावर ऐड हो जाती है, एक पावर ऐड होगी और नीचे भी ऐड हो, एडिशन होगा, और ये लिमिट्स दोनों यहाँ जाएंगी। अब यहाँ क्या हुआ आपके पास, u इज इक्वल्स टू 1/c, कांस्टेंट बाहर है, q डैश पावर स्क्वायर हो गया और नीचे भी 1 + 1 2 हो गया। अब हमने क्या किया, अगले स्टेप में हमने 2 को बाहर निकाल लिया, c के साथ लिख लिया, फिर हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, q डैश स्क्वायर जो है, q डैश को रिप्लेस करवा दिए, q डैश को रिप्लेस करवा दिए q से, और फिर ये 0 पे भी अप्लाई हुआ, q स्क्वायर में से 0 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, q स्क्वायर अपॉन c, जो कि हमारा असल टारगेट था। ये हमारे पास क्या है असल में, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये हमारे पास क्या कैलकुलेट करा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हुई है, जो कि कह रही है कि U के वैल्यू बराबर है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इस इक्वेशन को हम और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये इक्वेशन भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देगी जब हमारे पास क्या क्या मौजूद हो, चार्ज मौजूद हो और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मौजूद हो। लेकिन अगर फर्ज करिए, अगर हमारे पास इस फॉर्मूले को, इस जो एनर्जी हमारे पास आई है कैपेसिटर की, इसको हम मजीद सेट और कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यानी और सिंप्लीफाइड कैसे लगते हैं, with the help of equation number 1 from the correlation, जो कि हम जानते हैं कि चार्ज बराबर है c into v के प्रोडक्ट के। so we can also write this as, यानी इक्वेशन नंबर 15 को हम और कैसे लिख सकते हैं, ये जो q का स्क्वायर है, q हमारे किसके बराबर आ रहा है, c के बराबर आ रहा है। तो हमने क्या किया बच्चों, तो हमने ये किया कि q को रिप्लेस करा दिया cv से। अब क्या हो रहा है ऊपर इक्वेशन में, q का स्क्वायर हो रहा है, तो हमने यहाँ पर भी कर दिया cv का होल स्क्वायर अपॉन 2c, और जब ब्रैकेट्स ओपन हुआ, ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद ये c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, अब है क्या, आप देखिए ऊपर c स्क्वायर है और नीचे एक सिंगल c मौजूद है, तो नीचे वाला c ऊपर वाले c से कैंसिल हो गया, तो ऊपर इसका मतलब है c की क्या पावर बची, एक पावर बची। अब नेक्स्ट आइए, देखिए अब इक्वेशन क्या बन गई, आफ्टर सॉल्विंग द फाइनल इक्वेशन इज, यानी आफ्टर जब हमने सॉल्व कर रहे थे उसके बाद आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी वी स्क्वायर, क्योंकि क्या हुआ डिनोमिनेटर से एक c और ऊपर वाला c कैंसिल हो गया, यानी एक पावर खत्म हो गई, उड़ गई, यानी पसंद नहीं आ रही थी इसलिए हमने एक पावर को उड़ा दिया। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 16 आ गई, ये क्वेश्चन भी हमें ये बता रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, जब हमारे पास कैपेसिटर की
कैपेसिटेंस मौजूद हो और वोल्टेज मौजूद हो। और ऊपर क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन हमें क्या दे रही है, जब हमारे पास चार्ज मौजूद हो और किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मौजूद हो तो भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास एनर्जी कैलकुलेटर। अब हम देखें इन इक्वेशन से और मजीद क्या कर, एस क्यू और वी इन इक्वेशन नंबर 15 and in 16 increases, for example, so does electric field E when Q and V at zero, so is E। अच्छा, ये चीज हमें क्या बता रही है, एज क्यू और वी इन इक्वेशन नंबर 15 एंड 16 इंक्रीजेस, और एक इक्वेशन नंबर 15 और सी में क्यू और वी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। अच्छा, हम Q और V को ही इंक्रीज क्यों करें, क्योंकि कैपेसिटेंस तो हमारे पास डिपेंड ही किस पे करिए, Q और या V पे। अगर इन दोनों में से किसी में भी चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल होगा क्या, क्योंकि अगर ये दोनों चेंज आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो कि डेवलप्ड हो चुकी है चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से, वो रिसाइट्स होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और रिसाइट्स होना शुरू हो जाएगी, सो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उस वक्त क्या होगी, जब Q और V जीरो हो तो उस वक्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, उस वक्त वो भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जब वहां पर कोई पोटेंशियल हमने अप्लाई नहीं किया, कोई चार्जेस जाके स्टोर नहीं हुए, चार्जेस ट्रांसफर नहीं हुए ना, फिर वहां पर अट्रैक्शन होगी कोई, तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स भी जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड किस पे करी है, चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करी है। अगर वो दोनों मौजूद हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगी, और अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिसाइट्स होगी, और अगर वो नहीं होते हैं बिल फर्स्ट तो सब चीज़ें हमारे पास जीरो हो जाएंगी, क्योंकि चार्ज का होना, पोटेंशियल का होना इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने का सबब बनता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे हमने पहले एनर्जी कैलकुलेट की। अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम असल में बराबर होता है आपके पास एनर्जी डेंसिटी के। It called as energy density in a parallel plate capacitor, neglecting fringing। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में उन्होंने कहा कि फ्रिंजिंग को आप नेग्लेक्ट कर दी, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों प्लेट्स इस कदर करीब होती हैं, हमारे पास दोनों प्लेट्स इस कदर करीब होती हैं कि जब वो करीब होती हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास टोटली क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास टोटली जो उसकी वो हमारे बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी जो है फ्रिंजिंग को हम जो है इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है थ्रू आउट जो भी हमने जो प्लेट्स के स्टार्टिंग और ऊपर तक एरिया से हर जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू रहेगी। यानी यही कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम electric field has the same value, electric field has the same value for all points। यानी हर जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम रहेगी for all the points between the plates। it follows that energy density, जिसको हम स्मॉल u से लिखते हैं, followed energy density u, which is the stood एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या कहती है, एनर्जी डेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी उसको जितनी जगह मिल रही है, किसी भी कैपेसिटर को जितना वॉल्यूम मिलेगा, जितनी भी जगह मिलेगी, वो उस जगह में जाकर जितनी एनर्जी को स्टोर करेगी वो असल में क्या कहलाएगी, उस कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब आगे क्या होता है, should also be same everywhere between the plates। यानी वो यहाँ पर क्यों कह रहे हैं ऐसी बात, वो यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहे हैं, यानी उसको सेम होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं सेम, इसलिए कि बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आपने कंसिडर किया तो उस पे फ्रिंजिंग को, आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड की फ्रिंजिंग को आपने करके निग्लेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है एट ऑल द पॉइंट्स, तो वो फॉलो करेगी एनर्जी डेंसिटी को। यानी उसको कैपेसिटर की में जितनी भी स्पेस मिल रही है तो वो उतनी एनर्जी को वहां पर स्टोर करेगी। तो इसका मतलब है जब
थ्रू आउट द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो वहां पर आपके पास एनर्जी डेंसिटी भी ओवरऑल हर जगह पे सेम रहेगी। सो यू इज गिवन बाय एनर्जी स्टोर असल में क्या है, यू डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या है, हमारे पास आपने लिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो प्लेट का एरिया और बिटवीन द प्लेट्स जो उसकी सेपरेशन यानी जो उनके दरमियान का गैप है, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास असल में उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास सिर्फ पैरेलल प्लेट का एरिया काउंट नहीं हो रहा, बल्कि उनके बिटवीन जो गैप है वहां पर भी तो असल में वहीं पे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद है, और वहीं पे हमारे पास एनर्जी जाके स्टोर हुई है, तो वहीं पे हमारे पास एनर्जी डेंसिटी भी एग्जिस्ट करेगी ओवरऑल और पूरे का। तो इसलिए हम ए हमारे पास क्या है, एरिया बिटवीन द प्लेट्स, और डी क्या है आपके पास बता रही है सेपरेशन को, जो कि बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मौजूद है। तो U जो कि एनर्जी डेंसिटी है बराबर होगी एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। U हमारे पास सिंबल है एनर्जी का यानी पोटेंशियल एनर्जी, और V क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया इनटू डी। एरिया आपके पास बिटवीन प्लेट्स का है, और डी आपके पास क्या है, सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स। हाँ हाँ, और आपके पास u क्या आया है, u आपके पास सॉल्व होकर आएगी ऊपर वाली क्वेश्चन नंबर 16 1/2 CV स्क्वायर, ये आपने पुट कर दिया, और नीचे क्या है आपके पास AD। अब आप क्या ले रहे हैं, आपने अब तक कितना पढ़ा, अब आपने 3 टाइप्स पढ़ी हैं जिससे आपने कैपेसिटेंस कैलकुलेट की है। आपने लिया है स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस निकाली, और आपने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली। लेकिन यहाँ पर आप किसकी बात करें, यहाँ आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, तो यहाँ भी जब आप एनर्जी यानी एनर्जी डेंसिटी आप निकालेंगे, तो उसमें जहाँ पर आपके पास कैपेसिटेंस उन्होंने यूज की है, तो वहां पर आप पैरेलल प्लेट्स में जो हमारे पास कैपेसिटेंस की निकल कर आई है, वो कैपेसिटेंस की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस हमें कहती है कि वो क्या है, कहती है वो बताती है कि हमें कैपेसिटेंस बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के। यानी अगर एरिया हमारे पास बढ़ जाए बिटवीन द प्लेट्स, एरिया सॉरी प्लेट्स का बढ़ जाए तो हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, और अगर सेपरेशन बढ़ जाए तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है हमारे पास पैराप्लेट की जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करी होती है, एरिया ऑफ द प्लेट्स और सेपरेशन बिटवीन द। अच्छा, हम निकालें एनर्जी डेंसिटी, तो ये वाली इक्वेशन में जहां हमारे पास सी है वहां हमने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को पुट कर दिया। ठीक है, जब हमने पुट किया तो हमने देखा कि हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ए कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो कि ए कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, हमारे पास आखिर में क्या बचेगा, u इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, v स्क्वायर अपॉन सॉरी यहाँ हटाएगा d, v स्क्वायर अपॉन v अपॉन d का होल स्क्वायर, और v अपॉन डी हमारे पास इसको हमने नाम दे दिया एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ गई एनर्जी डेंसिटी, लेकिन हम इसको मजीद और सॉल्व कर सकते हैं। v अपॉन डी हमें क्या बताई होती है, हाउ एवर वोल्टेज पर यूनिट वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस हमें क्या बता रहा होता है, असल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा होता है। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जहां हमारे पास v अपॉन डी इन्वॉल्व है, वहां हम क्या पुट कर सकते हैं, e पुट कर सकते हैं। ठीक, हमने क्या किया, हमने ये जो वैल्यू है ये ऑन डी की, इस वैल्यू को ले जाके हमने अपनी ऊपर वाली क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ हमने पुट कर दिया, यहाँ v अपॉन डी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ e का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास फाइनली आ जाएगी। और ये हमें क्या बता रही है, ये हमें असल में बता रही है एनर्जी डेंसिटी, यानी इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है, अगर मैं बात करूँ वोल्टेज की और सेपरेशन की, तो वो बराबर आ जाएगी U is equals to small u is equals to 1 upon 2 epsilon naught v upon d, और v अपॉन डी का होल स्क्वायर, v अपॉन डी हमारे पास बराबर होती है इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये दोनों चीज हमारे मौजूद है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन नंबर 17 को मजीद और किस तरीके से लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट हुई है। तो ये हमारे पास एनर्जी डे हमने आज क्या क्या अभी हमने क्या क्या पढ़ा है इस सेशन में हमने एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट की, लेकिन एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें क्या पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई तो हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट कर लिया एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या कहती है, एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है एनर्जी स्टूड पर यूनिट वॉल्यूम के। अच्छा, उसने ये बात कही कि हमने पैराप्लेट कैपेसिटर लिया है, पैरल कैपेसिटर में हमारे पास एट ऑल द पॉइंट्स उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह रही है, तो इसका मतलब है एनर्जी डेंसिटी भी हमारे पास ओवरऑल तमाम जगह पे सेम होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ताल्लुक किससे होता है असल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो इंक्रीज होगी तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने का मतलब है चार्ज और पोटेंशियल का इंक्रीज होना। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, फाइनली टॉपिक हमारा ये खत्म हो गया है। हम ये टॉपिक यहीं तक एंड करते हैं, ये चीज़ हम यहीं छोड़ते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स।